आज की कहानी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में बिना किसी फाइनेंशियली सपोर्ट और कॉलेज डिग्री के सिर्फ दोस्तों के साथ मिल के दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल की शुरुआत की थी, जिन्हें बाद में अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, जिनकी वजह से आज एप्पल कंपनी वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनी बन गई है। मूवी की स्टार्टिंग में 2001 एप्पल कंपनी की सीईओ स्टीव जॉब्स अपनी एक नई इन्वेंशन को दुनिया के सामने दिखते हुए कहते हैं कि मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति ला देगी। अब हर कोई अपनी जेब में 1000 गाने रख सकता है और किसी भी जगह किसी भी समय उसे सुन सकता है। और वो इन्वेंशन थी आईपॉड, जो एप्पल के लिए आगे चल के गेम चेंज प्रोडक्ट बना। 27 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी। स्टीव जॉब्स भी रेड कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, लेकिन कॉलेज के पहले सेमेस्टर में ही वो समझ गए थे कि कॉलेज की डिग्री सिर्फ जॉब हासिल करने के काम आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तब वो कॉलेज की फ़ीस के लिए अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को ख़त्म नहीं करना चाहता थे, इसीलिए उसने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया था। फिर उसे कैलीग्राफी के बारे में पता चलता है, जो उसे मज़ेदार लगती है। वह अपना काफ़ी समय अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसेन ब्रेनन और अपने बेस्ट फ्रेंड डैनियल कोटके के साथ स्पेंड करता था। इसी दौरान वह उनके साथ ड्रग्स भी लेने लगा था। तब उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं था। वो कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर चुका था और अक्षरों की खूबसूरत बनावट को सीखने लगा था। इसी दौरान वह कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ने लगा था। उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, लेकिन बेसिक एजुकेशन के लिए वह छुपकर अपने इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड कर लेता था। स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में इंटरेस्ट होने की वजह से वह आध्यात्मिक ज्ञान और मानव जीवन की गहराई को समझने के लिए अपने दोस्त डैनियल के साथ इंडिया चला जाता है, जहां उसका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया और एक दिन वह यूएस से वापस आने का फ़ैसला करता है। 1976 में वो यूएसए की अटारी गेम्स नाम की एक कंपनी के साथ काम करने लगा था और एक दिन उसकी गेम डेवलपर के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ ब्लैक एंड वाइट गेम्स बना रहा था जो खेलने में भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, जबकि स्टीव कलरफुल और इंटरेस्टिंग गेम्स बनाना चाहता था। इस बात को लेकर उसकी मैनेजर के साथ बहस हो जाती है। फिर स्टीव उसे कहता है कि तुम मुझे एक सेपरेट प्रोजेक्ट दे दो और मैं तुम्हें एक बेहतरीन गेम बना कर दूंगा। तो मैनेजर कहता है कि अगर तुम डेडलाइन से पहले पहले उस गेम को डेवलप कर दोगे तो मैं तुम्हें $5000 दूंगा। मैनेजर के साथ अपनी डील के बाद स्टीव गेम डिज़ाइन करने में लग जाता है, लेकिन उसे सर्किट और बोर्ड बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो मदद मांगने वो अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के पास चला जाता है। वोज़नियाक सर्किट्स और बोर्ड बनाने में माहिर था, इसीलिए वह स्टीव का काम पूरा करने के लिए मान जाता है। और जब वह स्टीव से पूछता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो स्टीव बताता है कि उसे $700 मिलने वाले हैं, जबकि उसे $5000 मिलने वाले थे। काम खत्म होने के बाद स्टीव अपने बॉस को वो गेम दिखाता है। उसका बॉस बहुत खुश था, क्योंकि स्टीव ने सिर्फ 4 दिनों में ब्रेकआउट नाम की एक बेहतरीन गेम डिज़ाइन कर दी थी। तो डील के मुताबिक वो स्टीव को $5000 देता है, जिसमें से स्टीव $350 वोज़नियाक को देता है और बाकी अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बचा लेता है। फिर वो वोज़नियाक के घर पर रखे एक सर्किट बोर्ड के बारे में पूछता है, तो वोज़नियाक बताता है कि यह एक कंप्यूटर टर्मिनल बोर्ड है जिसे हम टीवी के साथ कनेक्ट करके डिस्प्ले देख सकते हैं। दरअसल वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि स्टीव किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना चाहता था और उसे बिजनेस और सेल्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो वोज़नियाक का ये प्रोजेक्ट देखकर उसे एक आइडिया आता है। स्टीव उसे कहता है कि हम लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि तब कोई भी कंपनी आम लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाती थी। कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ही होता था। वोज़नियाक कहता है कि किसी को भी पीसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमने पीसी बना भी लिया तो कोई भी उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा। जवाब में स्टीव कहता है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे कंप्यूटर की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कंप्यूटर को देखा है और ना ही उसे इस्तेमाल किया है। उसका मानना था कि कंप्यूटर लोगों को क्रिएटिविटी की आज़ादी देगा और यह आम लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो उसकी बातें सुनकर वोज़नियाक मान जाता है। फिर स्टीव उसे अपने कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन के लिए अपने साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होमब्रू कंप्यूटर क्लब में ले जाने लगता है। वोज़नियाक अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन स्टीव उसे भरोसा दिलाता है कि यह एक कमाल का प्रोडक्ट है। प्रेजेंटेशन से पहले उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए एक नाम की ज़रूरत थी।
तब स्टीव उसे अपने कंप्यूटर का नाम एप्पल कंप्यूटर रखने के लिए कहता है, क्योंकि ये याद रखने में आसान था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यह सबसे ऊपर रहेगा। और एप्पल वर्ड लोगों के लिए भी फ्रेंडली है, और इस तरह एप्पल का नाम दुनिया के सामने आने की तैयारी करने लगा। होमब्रू कंप्यूटर क्लब में वो एप्पल कंप्यूटर के बारे में वो सबको बताते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तब खुद को बेइज्जत समझकर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पॉल टेरल नाम का एक आदमी उनके कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो स्टीव को अपना विजिटिंग कार्ड देता। अगले दिन स्टीव भी पॉल के पास चला जाता है, और काफ़ी बातचीत के बाद पॉल $500 पर कंप्यूटर के हिसाब से 50 एप्पल कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और स्टीव उसे यह काम 2 महीनों में ख़त्म करने का वादा करता है। फिर स्टीव अपने डैड के गैराज को एप्पल कंप्यूटर्स की वर्कशॉप बनाकर काम शुरू कर देता है। वो अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट था, जो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता था। वोज़नियाक कहता है कि अगर वह परफेक्शन की ओर ध्यान देगा तो उसका काम वक्त रहते ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए स्टीव कुछ लोगों को हायर करता है, जिसमें बिल फर्नांडिस, उसका कॉलेज फ्रेंड डेनियल कोटके और क्रिस स्पिनोजा शामिल थे। वोज़नियाक कहता है कि इनको पे करने के लिए हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो स्टीव कहता है कि अगर टाइम पर कंप्यूटर्स नहीं बने तो हमें भी फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। फिर दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वह लोग 50 एप्पल कंप्यूटर बोर्ड बना देते हैं, और स्टीव वो बोर्ड लेके जब पॉल के पास जाता है तब पॉल कहता है कि उसने कीबोर्ड मॉनिटर केबल के साथ कंप्लीट कंप्यूटर की बात की थी, लेकिन ये तो सिर्फ बोर्ड्स ही हैं। लोगों को बनी बनाई चीज़ चाहिए, उन्हें तुम्हारी तरह इतनी समझ नहीं है। तो स्टीव कहता है कि तुम कंज्यूमर को इस कंप्यूटर का डेमो दिखाकर इसकी यूटिलिटी के बारे में बताओ, और बाद में इसके साथ अपने मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और यह सुनकर पॉल मान जाता है। एप्पल कंपनी का पहला मॉडल तो बिक चुका था, लेकिन स्टीव अब उसका और बेहतर ऑल इन वन मॉडल बनाना चाहता था, जिसके लिए वो एक बेहतरीन कार टेक्नीशियन रॉड हॉल्ट को हायर करता है, ताकि वो एक स्मॉल बॉक्स में कंप्यूटर बोर्ड और पावर सप्लाई को इस तरह फिट कर सके जिसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो, लेकिन ना तो वो ज़्यादा गर्म हो और ना ही वह ज़्यादा शोर करे। यह काम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन रोड इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद स्टीव एप्पल 2 में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज़ में फ़ोन करता है। वो अटारी गेम्स में भी बार बार फ़ोन करता है, लेकिन कोई भी कंपनी एप्पल कंप्यूटर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी ढेर सारी कोशिशों के बाद स्टीव थक चुका था। तभी उसके दरवाजे पर एक महंगी कार से उतरकर एक आदमी उतरता है, जिसका नाम माइक मार्कोला था, और अटारी गेम का वीसी उसका दोस्त था। और उसी के कहने पर वह स्टीव से मिलने आया था, क्योंकि स्टीव अटारी गेम्स में 150 से भी ज़्यादा बार कॉल कर चुका था। फिर डाइनिंग एरिया को मीटिंग रूम बनाकर बातचीत शुरू हो जाती है, और इस तरह एप्पल की पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है। माइक बताता है कि वो इंटेल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर कम कर चुका है, और वो एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। माइक उसे $90,000 की ऑफ़र देता है, और ये बाकी सभी को एक बहुत बड़ी डील लगती है। वही स्टीव कहता है कि अगर तुम $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और साथ में 10% इंटरेस्ट रेट पर $2.5 लाख का क्रेडिट लाए, यानी लोन के लिए तैयार, तो हम एप्पल को एक बड़ी कंपनी बना देंगे जिसकी वैल्यूएशन करोड़ों में होगी। टेक बैकग्राउंड से होने की वजह से माइक को एप्पल कंपनी का पोटेंशियल पता था। उसके पास फंड की कमी नहीं थी, और उसे सेल की भी अच्छी जानकारी थी, और उसे स्टीव और वोज़नियाक के विजन पर भी भरोसा था। इसलिए वो $2.5 लाख का इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है। और दोस्तों, जो आज के हिसाब से $13,70,000 के बराबर हैं। माइक के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद स्टीव को अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका था, लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। स्टीव की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर स्टीव उस बच्चे के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था, और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी पर भी शक था। इसलिए उन दोनों में बहस होने लगती है, पर स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनाने से मना कर देता है। वो इस फैसले से दुखी भी था। शायद वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ रहा था। फिर 1977 में सैन फ्रांसिस्को में पहले वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर के दौरान वो एप्पल 2 की एक्सिबिशन में जाता है, जहां दुनिया भर के टेक्नीशियन अपने प्रोडक्ट लेके आए थे। इधर ये सभी भी एप्पल 2 के लॉन्च के लिए तैयार थे, जिससे लोगों की खूब अटेंशन भी मिल रही थी। स्टीव उन सभी को अपने विज़न के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारा विज़न है कि हम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को आप जैसे क्रिएटिव लोगों के घरों तक पहुंचा सके, ताकि अपने घर में बैठ के इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके, जिससे हमें क्रिएटिविटी की आज़ादी मिलेगी। और अब वो अपने कंप्यूटर एप्पल 2 को इंट्रोड्यूस करता है। वो सब लोग
स्टीव के विजन से प्रभावित हो चुके थे, जो तालियों से मानना था कि लोग एप्पल 2 का स्वागत करते हैं। लोगों से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद हर तरफ एप्पल के चर्चे होने लग गए और एप्पल कंपनी उस टाइम एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इस दौरान स्टीव के नेचर में काफ़ी बदलाव आ चुके थे, जिसे उसके दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं। एप्पल 2 के लॉन्च के 3 साल बाद स्टीव लिजा कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था। स्टीव अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट हो चुका था, जिसे हर चीज़ परफेक्ट पसंद आती थी। उसका मानना था कि लोग उसके प्रोडक्ट वाहवाही के लिए ख़रीदते हैं। एप्पल की वजह से उनका सोशल स्टेटस भी काफ़ी हाई हो गया था, क्योंकि एप्पल अब तक एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और इस स्टेटस को कायम रखने के लिए वो लीजा कंप्यूटर की हर छोटी से छोटी चीज़ को दोबारा चेक करने का बोलता है, खासकर उनके फ़ॉन्ट्स, क्योंकि कैलीग्राफी की वजह से स्टीव को अब फ़ॉन्ट्स की अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। पर उनकी टीम का बेस्ट प्रोग्रामर उनसे सहमत नहीं था, क्योंकि इस काम में काफ़ी मेहनत और समय खराब होगा। इधर डेडलाइन भी नज़दीक आ गई है, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन गुस्से में स्टीव उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसे एप्पल के विजन के बारे पता नहीं था। वो सिर्फ पैसे कमाने की बात करता है। इसके बाद डेनियल कोट के स्टीव से मिलने आता है। वो एप्पल को लेके इतना सीरियस नहीं था, जहां वो कंपनी में एप्पल 2 की रिपेयरिंग का काम करता था। स्टीव उसे लंच पर मिलने को बोलता है। स्टीव की गर्लफ्रेंड क्रिसैन ब्रेनन को लड़की होती है, जिसका नेम लिजा ब्रेनन था, और उसके लीगल सपोर्ट के लिए उसने स्टीव पर कोर्ट केस कर दिया था। पर स्टीव का मानना था कि लिजा ब्रेनन उसकी बेटी नहीं है, तो उसका वकील कहता है कोर्ट में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लंच टाइम पर डेनियल स्टीव की वेट कर रहा था, क्योंकि डेनियल एप्पल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी चाहता था। मगर स्टीव को लगता है कि डेनियल सिर्फ एक मामूली सा टेक्नीशियन है, जिसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। इसलिए वो वोजनियाक के अलावा डेनियल, रैंडी, बिल और क्रिस स्पिनोजा को प्रेफर्ड स्टॉक देने से मना कर देता है। वोजनियाक उसके इस फैसले से नाराज़ था, लेकिन स्टीव कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी कंपनीज इसी तरह से काम करती हैं। लेकिन वोजनियाक निराश था। वह कहता है कि तुम बदल चुके हो। 1980 में एप्पल पब्लिकली ट्रेड कंपनी बन चुकी थी और अपने पहले आईपीओ के दौरान सिर्फ 1 घंटे में एप्पल की 46 लाख शेयर्स बिक चुके थे और एप्पल को इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ स्टीव की वजह से मिल पाई थी। सब उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन डैनियल खुश नहीं था, इसलिए वो एप्पल कंपनी छोड़कर चला जाता है। फिर 2 साल बाद एप्पल के बोर्ड मेंबर्स स्टीव के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं कि 2 सालों से लीजा कंप्यूटर पर अपनी रिसर्च में कंपनी के लाखों डॉलर्स बर्बाद कर चुका था और इन 2 सालों में उनकी कंपीटिटर कंपनी IBM काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जो अपना पीसी लॉन्च कर चुकी थी। इस पर माइक कहता है कि हमने IBM को नहीं, बल्कि IBM ने हमें फॉलो किया है, क्योंकि एप्पल 2 उस टाइम तक स्कूल और कॉलेजेस सभी जगह पहुंच चुका है और इसकी के बाद ही IBM ने पर्सनल कंप्यूटर बनाने चालू किए हैं। चूँकि स्टीव 2 सालों से लिजा कंप्यूटर का प्रोजेक्ट फाइनल नहीं कर पाया था, तो वो स्टीव को इस प्रोजेक्ट से निकालने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि स्टीव महान है, लेकिन वह एक टाइम बम की तरह है, जिसे जल्दी ही डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। फिर माइक आकर स्टीव को बताता है कि उसे लीजा कंप्यूटर के प्रोजेक्ट से निकालकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भेज दिया गया है। स्टीव इस फैसले से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी शिद्दत से काम कर रहा था। फिर एक दिन वह अपने नए प्रोजेक्ट मैकिनेटोश को देखने जाता है। मैकिनेटोश की टीम अपने प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। उनके एम्प्लॉयज़ ऑफिस में सोते रहते थे और उनकी टीम और उनके प्रोजेक्ट में काफ़ी कमियां थीं। इसी वजह से स्टीव की प्रोजेक्ट लीडर जेफ के साथ बहस हो जाती है। इस सब के बावजूद भी वह मैकिनेटोश को और बेहतर बनाने में जुट जाता है। वह एक एक करके ऑफिस में काम करने वाले क्रिएटिव लोगों को अपने साथ मैकिनेटोश प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेता है। लीजा प्रोजेक्ट से निकाले जाने के बाद अब वह मैकिनेटोश कंप्यूटर को परफेक्ट बनाने में लग जाता है और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह मैकिनेटोश कंप्यूटर तैयार कर देते हैं। पर बोर्ड मेंबर्स उससे परेशान थे, क्योंकि स्टीव पहले लीजा कंप्यूटर पर लाखों डॉलर्स बर्बाद कर चुका था और इन 2 सालों में उसने मैकिनेटोश कंप्यूटर में भी काफ़ी डॉलर्स खर्च कर दिए थे। टाइम पर कंप्यूटर्स तैयार ना होने की वजह से ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके थे और इस दौरान उनकी कंपीटिटर कंपनी IBM ने पूरी कंप्यूटर मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ऐसे हालातों में मैकिनेटोश कंप्यूटर कौन खरीदने वाला था? इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए स्टीव जॉन्स कली को एप्पल का CEO बनाने की बात करता, जो कि उस समय पेप्सी कोला कंपनी का प्रेसिडेंट है और उन्हें मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है। वो उनके मैकिनेटोश कंप्यूटर को आसानी से बेच देगा। फिर स्टीव जॉन्स कली को किसी तरह एप्पल कंप्यूटर में CEO के लिए माना लेता है और 1984 में वो जॉन्स काली के साथ मिलकर मैकिनेटोश को लॉन्च कर देता है, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं।
स्टीव पहले ही मैकिन्टोश में काफ़ी पैसा और टाइम बर्बाद कर चुका था, इसलिए इनकी भरपाई के लिए जॉन्स मैकिन्टोश को महंगे दामों में बेचने का फैसला करते हैं। इसी कारण मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर स्टीव और कली के बीच विवाद हो जाता है, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन ऑफिस जाने पर उसकी टीम से स्टीव को पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया। तब स्टीव बिल गेट्स को फ़ोन करके अपना गुस्सा निकालता है और कोर्ट केस करने की धमकी भी देता है। इधर बोर्ड मीटिंग का माहौल काफ़ी टेंस हो चुका था, क्योंकि उनके 2 प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे। स्टीव ज़रूरत से ज़्यादा टाइम और पैसों को खर्च चुका था। टाइम पर ऑन ऑर्डर नहीं देने के कारण कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सॉफ्टवेयर को कॉपी भी कर लिया था और IBM जैसी बड़ी कंपनी की वजह से उनकी प्रोजेक्टेड सेल आधी से भी आधी रह गई थी। तो वो इस सब के लिए स्टीव के मैकिन्टोश कंप्यूटर को दोष देने लगते हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि कमी मुझ में या मेरे कंप्यूटर्स में नहीं, बल्कि जॉन स्कली की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़र, क्योंकि मैकिन्टोश के प्राइस बढ़ाने की वजह से सेल्स कम हुई हैं। फिर रात को जब स्टीव अपना काम कर रहा था, तब वोज़नियाक उसके पास आकर कहता है कि वो एप्पल कंपनी छोड़ रहा है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी और उनके साथ में काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन स्टीव को अपने काम के प्रति इतना जुनून सवार था कि महीनों से उन दोनों ने ठीक से बात भी नहीं की थी। वोज़नियाक कहता है कि तुम अपनी ही दुनिया में जी रहे हो, जहां इमोशंस और रिश्तों की कोई कद्र नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। वह बहुत दुखी था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी दोस्ती उसे इस मोड़ पर ले आएगी। उसके जाने के बाद स्टीव को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एप्पल की शुरुआत करने वाला वोज़नियाक ही था। उसी के कंप्यूटर बोर्ड को देखकर स्टीव को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया था, लेकिन अब स्टीव कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। बोर्ड मेंबर्स का टेंस माहौल और वोज़नियाक एप्पल छोड़ने के बाद वह टूटने लगा था, लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ थमने वाली नहीं थीं। फिर एक बोर्ड मीटिंग में जॉन स्कली उसे कहता है कि तुम अपने और इस कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर ख़राब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इल्ज़ाम लगा दिया था। स्टीव को उस पर बहुत गुस्सा था, जो कहता है कि तुम्हें कंपनी का CEO बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उन दोनों के झगड़े के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ 2 हिस्सों में डिवाइड होने लगे थे, और मई 1985 में अपनी पोजीशन और कंपनी को बचाने के लिए जॉन कली बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग करता है और स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकालने के लिए वोटिंग करवाता है। सब जॉन स्कली के पक्ष में वोट करते हैं, यहाँ तक कि माइक को भी अपना वोट जॉन स्कली के फेवर में करना पड़ता है, जिस एप्पल कंपनी के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। अब उसी एप्पल कंपनी से उसे बाहर निकाल दिया गया था। ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। स्टीव निराश होकर अपने डैड के गैराज में चला जाता है, जहां से एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसे अपनी दोस्तों की याद आ रही थी, जिनके साथ मिलकर उसने एप्पल कंपनी का सपना देखा था, और जिस सपने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अब वो सपना टूट चुका था और इसी गम में वो रोने लगता है। स्टीव के लिए काफ़ी मुश्किल दौर था। कुछ साल बाद 1993 में एप्पल के शेयर गिरने की वजह से जॉन स्कली CEO के पद से हटा दिया जाता है और नया CEO गिल एमिलियो बोर्ड मेंबर्स के साथ एप्पल को ज्वाइन करता है। इस दौरान स्टीव जॉब्स नेक्स्ट स्टेप नाम की कंप्यूटर कंपनी बना चुके थे, जो अपने एडवांस नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशहूर हो चुकी थी और उसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। उन्होंने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज़ को भी खरीद लिया था, जिन्होंने बाद में आइकॉनिक मूवी टॉय स्टोरी को बनाया। एप्पल से निकाले जाने के बाद उनके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ चुके थे और वो फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझ चुके थे। उन्होंने लॉरेन पोवल के साथ शादी कर ली थी और उन दोनों का एक बेटा भी था। इतना ही नहीं, बल्कि उनका अपनी बेटी लीज़ा ब्रेनन, जिसे उनकी गर्लफ्रेंड ने जन्म दिया था, उसके साथ भी अच्छा रिश्ता बन चुका था, जो उनके साथ ही रहने लगी थी। फिर एक दिन एप्पल का नया CEO गिल एमिलियो उनसे एप्पल में वापस आने के लिए कहता है। पहले तो स्टीव उसे मना कर देते हैं, लेकिन वो स्टीव को किसी तरह मना लेता है। पर एप्पल कंपनी में माइक को देखकर स्टीव को सभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि अपने फेवर में वोट न करने पर स्टीव आज भी नाराज़ थे। इसीलिए वो एप्पल को रिज़ाइन करने के फैसले को टालने लगते हैं। पर तभी डिज़ाइन रूम में नए डिज़ाइनर जॉनथन आइस से मिलने के बाद वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि जॉनथन भी स्टीव की तरह अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट था और उसके आइडियाज़ कमाल के थे। उससे मिलने के बाद स्टीव एप्पल को एडवाइज़र के तौर पर ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक दिन जब वह म्यूज़िक सुन रहे थे, तब माइक और एप्पल का चेयरमैन उन्हें बताते हैं कि रातों रात एप्पल के शेयर्स तेज़ी से गिर चुके हैं और जल्द ही एप्पल दिवालिया होने वाली है। अब सिर्फ स्टीव ही उसे बचा सकते थे।
इसीलिए वह स्टीव को कंपनी का सीईओ बनाना चाहते थे। माइक कहता है कि जो तुमने खोया था तुम उसे फिर से हासिल कर सकते हो। तो स्टीव कहते हैं कि मैंने एप्पल को कभी नहीं खोया, बल्कि एप्पल को मुझसे छीना गया था। उन्हें वह म्यूज़िक प्लेयर भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे फेंक देते हैं। फिर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के दौरान स्टीव अपनी कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर की मदद से एक नया कंप्यूटर मॉडल बनाने की बात करते हैं जो एप्पल को रिग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स स्टीव को सीईओ बनाने की बात करते हैं और वोटिंग करने गेल एमिलियो को हटाकर स्टीव को एप्पल का सीईओ बना देता है। सीईओ बनते ही स्टीव ने एप्पल के लिए ऐतिहासिक फैसले किए। उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को रिवाइज कर दिया और पुराने बोर्ड मेंबर्स को प्यार से अलविदा कहकर नए इनोवेटिव और टैलेंटेड लोगों को शामिल किया, जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर एप्पल के नए प्रोडक्ट आईमैक, आईपॉड, आईफोन और मैकबुक को बनाया और जिसकी सक्सेस के बाद एप्पल फिर से एक मजबूत कंपनी बन गई और आज के टाइम हर कोई एप्पल के बारे में जानते हैं। स्टीव जॉब से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारे लक्ष्य के लिए पैशनेट होना चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान रखना चाहिए, पूरे फोकस के साथ छोटी से छोटी चीज़ पर काम करना चाहिए। हालात कैसे भी हो, कोई साथ दे या ना दे, हर मुश्किल के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन इंस्पिरेशनल मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इस मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।